हेलो दोस्तों, डियर मित्रों में आपका स्वागत है। तो आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो है एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ये सबसे ज़्यादा वीएनएसजी में क्वेश्चन पूछा गया है और ये कुछ लोगों को इसके मतलब पता नहीं चलते, इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो एक्सचेंज रेट का मतलब सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सचेंज रेट होता क्या है। ऐसा रेट जहाँ पे हम लोग अपनी करेंसी जो है बाहर के डॉलर से हम लोग एक्सचेंज कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर सिर्फ डॉलर ही क्यों बोला, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हम लोग का एक्सचेंज जो है वो सिर्फ डॉलर में होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे डॉलर का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो है वो आरबीआई टाइम टू टाइम चेंज करती रही। तो इसके टाइम टू टाइम चेंजेस यानी इसके फेजेस जो है वो हम लोग यहाँ पे आज एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला फेज़ जो है इसका है पार वैल्यू सिस्टम, जो कि चला था 1947 से लेके 1971। सेकेंड आपका पॉइंट है पेजेट रेजिम, जो कि चला था 1971 से लेके 1992। थर्ड आपका पॉइंट है लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। और फोर्थ हम लोग का है मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो चलो स्टेप बाय स्टेप अभी इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं पार वैल्यू सिस्टम, जो स्टार्ट हुआ था 1947 से लेके एंड हुआ था 1971 में। जब हम लोग की कंट्री को एक्सचेंज करना था, जब हम लोग की कंट्री को ट्रेड करना था, तो सबसे स्टार्टिंग जो था हम लोग का ट्रेडिंग स्टेलिंग पॉइंट में हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ट्रेडिंग स्टेलिंग के साथ करते थे, इसके लिए हम लोग का एक्सचेंज जो है वो स्टेलिंग पॉइंट के साथ ही होता था। ओके, तो ये सिस्टम कब से चालू हुआ था? सितंबर 1939 से लेके एंड हुआ था जून 1972 तक। ये पूरा पीरियड जो है इसका हम लोग का एक्सचेंज रेट हमेशा पाउंड स्टर्लिंग में ही था। अब हम लोग का पाउंड स्टर्लिंग होने का सबसे मेन ग्राउंड क्या था, यानी हम लोग पाउंड में ही क्यों एक्सचेंज करते थे? तो इनके 3 पॉइंट आपके टेक्स्ट में दिए हुए हैं। सबसे पहला हम लोग का बल्क ऑफ ट्रेडिंग, यानी हम लोग ह्यूज क्वान्टिटी ट्रेडिंग जो है वो स्टर्लिंग एरिया में करते थे। सेकंड इसका पॉइंट दिया हुआ है कि इसका डिनोमिनेशन हम लोग कन्वर्ट करके पाउंड में कन्वर्ट करके हम लोग का ट्रेडिंग होता था। थर्ड आपका पॉइंट है पाउंड स्टर्लिंग वाज कंसिडर्ड एट दैट टाइम एज ए स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग रिजर्व करेंसी, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी उस टाइम की पाउंड स्टर्लिंग थी। इसकी वजह से हम लोग जो है वो पाउंड स्टर्लिंग में सारा ट्रांजेक्शन करते थे। ओके, फिर सेकंड पॉइंट आपका आया पेजेट रिजम। पेजेट रिजम चला था 1971 से लेके 1992 तक। ये पीरियड ऐसा था जहाँ पे स्टर्लिंग जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था, मतलब ये पूरी तरीके से पीछे जाता जा रहा था। और उसके साथ जो रिलेटेड थे, यानी उसके साथ जो नेशन ट्रेडिंग करते थे, उनकी वैल्यू भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी। उस टाइम के फेज़ पे, यानी वो फेज़ पे सबसे हार्ड पोजीशन पे, सबसे हाई पोजीशन पे जो चल रहा था वो यूएस डॉलर चल रहा था। और यूएस डॉलर अपना पोजीशन लेने की वजह से सारा ट्रांजैक्शन अभी यूएस डॉलर में होने लगा था। लेकिन जो लोग शेलिंग के साथ जुड़े हुए थे, उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनके साथ ट्रेडिंग कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने रखी हुई थी बचा के कि हम लोग आगे ट्रेड करते रहेंगे, यानी फ्यूचर में ट्रेड करते रहेंगे। तो इसकी वजह से इन लोग का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम हो गया और इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंपोर्ट बिल बढ़ने की वजह से लोगों के ऊपर लोन ज़्यादा बढ़ने लगा। अब हम लोग को ये पता है कि हम लोग का इंडिया, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे बोला कि हम लोग का इंडिया जो है वो भी पाउंड से के साथ जुड़ा हुआ था। इसकी वजह से हम लोग का इंडिया भी जो है वो डेप्थ में चल रहा था। जिस टाइम पे डेप्थ में चलने लगा तो इंडिया को अब ऐसा लगने लगा कि ये पोजीशन जो है वो हम लोग को आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके लिए उन्होंने जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी डील पाउंड के साथ किए गए थे वो सारी चीज़ें कैंसिल कर दी गई। फिर हम लोग का पीरियड 1975 से लेकर 1992 तक इंडिया का कोई पर्टिकुलर रेट नहीं था जिससे हम लोग एक्सचेंज कर सके। आरबीआई जो रेट बोलता था उसमें हम लोग को एक्सचेंज करना पड़ता था। इसकी वजह से हम लोग एक भटकाऊ हो गए थे कि कोई भी जो रेट बताया जाए वो हम लोग को वो रेट पे एक्सेप्ट करना पड़ता था। थर्ड हम लोग का पॉइंट है लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। अब लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग पढ़ते क्या है? तो जब हम लोग का पैकेट सिस्टम चालू हुआ था, यानी जब हम लोग की उधारी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तो काफ़ी सारे देशों में ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा चालू हो गई थी। तो इसकी वजह से हम लोग की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिल गई थी और सब क्रिमिनल वर्क जो है वो हम लोग के चालू हो गए थे। ओके, तो इसकी वजह से हम लोग का लिबरलाइज एक्सचेंज रेट सिस्टम चालू हुआ था। अब लिबरलाइज एक्सचेंज रेट में हम लोग का क्या है, ये सिस्टम में ड्यूअल एक्सचेंज रेट फिक्स किया गया। 40% एक्सचेंज अर्निंग जो है वो हम लोग को एक्सचेंज रेट में रखना है, जो कि मार्केट रेट से कम होता है,
और बाकी का 60% जो एक्सचेंज अर्निंग है वो हम लोग को मार्केट रेट में रखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है जो भी एसेंशियल चीज़ें रहेगी, यानी जो भी चीज़ें हम लोग को ज़रूरत रहेगी वो इंपोर्ट करेगी उनके ऑफिशियल रेट से, और जो भी बाकी सारी चीज़ें जो बची है, यानी हम लोग की एसेंशियल चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो बची हुई है वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करेगी मार्केट रेट पे। तो इसकी वजह से एसेंशियल चीज़ें जो है वो लोअर प्राइस से हम लोग को ईजिली मिल सकते थे। इसमें हम लोग का ये ख़त्म होने के बाद फोर्थ हम लोग का स्टेज हुआ मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम। 1993 से लेकर 1994 तक 60-40 रेशियो जो मैंने ऊपर में पढ़ा है वैसे ही वो रेशियो चलता था, लेकिन उसके बाद ये चीज़ जो है वो एक्सटेंड कर दी गई 100% पे, यानी सारे एक्सपोर्ट जो है वो 100% कन्वर्जन पे चालू कर दिया गया। 1994 में आरबीआई ने कुछ स्टेप लिए कि करंट अकाउंट कन्वर्ट कर सके, ताकि हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इजीली कर सके। कोई भी चीज़ यानी गुड्स सर्विस कोई भी हम लोग को चीज़ें करनी हो वो हम लोग तुरंत एक्सपोर्ट कर सके। इसकी वजह से उन्होंने 100% कन्वर्टिबिलिटी चालू कर दिया। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो ध्यान देने वाला है, इट शुड बी नोटेड दैट हाउएवर एट प्रेजेंट देयर इज़ नाइदर फुल फ्लड नॉर फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इन इंडिया। फुल फ्लड चीज़ भी नहीं चालू हो रहा, फुल कन्वर्टिबिलिटी भी नहीं चालू हो रहा इंडिया के अंदर। अब ये फुल फ्लड फुल कन्वर्टिबिलिटी होता क्या है? फुल फ्लड का मतलब ऐसा एक्सचेंज रेट जहाँ पे मनी सप्लाई ऑफ मनी और परचेस ऑफ मनी जो है वो उनके परचेस और सेल्स के ऊपर डिपेंड रहता है, उसके अंदर गवर्नमेंट कुछ इंटरफियर नहीं करती, उसको हम लोग बोलते हैं फुल फ्लड। सेकेंड हम लोग का है फुल कन्वर्टिबिलिटी। फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब हम लोग का कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन जो है पूरा का पूरा कन्वर्टेबल कर सकते हैं हम लोग दूसरे करेंसीज में, और उनके दूसरे स्टेट्स के साथ हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। जबकि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का जब हम लोग का ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ था पूरा कन्वर्टिबिलिटी का, तो उस टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला तारापुरा कमेटी थी, जो उन लोग मानते थे कि कैपिटल अकाउंट को पूरी तरीके से हम लोग कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इन लोगों को फ्रीडम मिल रहा था। जबकि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ऑक्शन उठाया, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कैपिटल मूवमेंट हो नहीं पा रहा था, बहुत सारा कैपिटल जो है आउटफ्लो हो रहा था, लोग अपने कंट्री के अंदर पैसे ना लगा के बाहर में बेचे जा रहे थे। इसकी वजह से फिर बाद में आरबीआई ने वापस एक स्टेप लिया कि कैपिटल को पूरा कन्वर्ट ना करके पार्शियली कन्वर्ट करो, मतलब जितना तुमको ज़रूरत है उतना तुम बाहर में फ्लड करने दो, और बाकी का जितना हम लोग की इंडिया के अंदर या दूसरी कंट्री के अंदर ज़रूरत है उसको अंदर ही अंदर फ्लड करने दो। तो इसके 3 कंडीशन से जो हम लोग का 1999 से लेकर 2000 में चालू हुआ था इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए, तो ये 3 कन्वर्टिबिलिटी है क्या? सबसे पहला फिस्कल कंसोलिडेशन, सेकंड अ मैंडेट इन्फ्लेशन टारगेट, एंड थर्ड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग का ये फॉरेन एक्सचेंज का स्टेप हुआ था, मतलब एक्सचेंज रेट इस तरीके से चालू हुआ था, और अभी हम लोग का ये एक्सचेंज रेट चल रहा है, जिसमें हम लोग कैपिटल और करंट अकाउंट जो है पूरी तरीके से फ्लड कर सकते हैं। हम लोग अपने मन मर्जी के हिसाब से एक्सचेंज रेट दे सकते हैं, यानी जो जो आरबीआई फिक्स करती है वो गवर्नमेंट यहाँ इसमें कोई हाथ नहीं लगाती, ना गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ आ सकती, दखल अंदाजी कर सकती। यहाँ का पूरा हक जो है वो आरबीआई के ऊपर होता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, और मेरी वीडियोस जो है आपको हेल्प करती होगी। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा और आपको कुछ समझ आया तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच डियर मित्रों को, इसी तरीके से पसंद करते रहिएगा।